नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं सुपर टेट के लिए, काफ़ी समय हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यहां पर पर्यावरण और विज्ञान के 130 प्रश्न रखे गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय हम आपका ख़राब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस है उनको याद कर लीजिएगा। आपने हाल ही में एमपीटेट के एग्जाम देखी होगी, सीटेट की देखी होगी, उसमें दिवस पूछे गए हैं और दिवस पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो आपको याद कर लेना है। उसकी वीडियो भी हमने बना रखी है या फिर आगे आने वाले समय में बना देंगे। तो ओजोन संरक्षण दिवस के बारे में पूछा जाए तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जल प्रदूषण मापने की इकाई के बारे में पूछा जाता है तो उसका नाम क्या है? BOD। और हाल ही में सीटेट और एमपीटेट में फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, ये भी पूछा जाता है। तो जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? BOD होगी। महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये एब जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया। महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। छल्ले वाला ग्रह किसे कहते हैं? यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। छल्ले वाला जो ग्रह है वो किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह किसे कहते हैं? चाहे आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछे या फिर भारी ग्रह पूछे, राइट आंसर आपका क्या होगा? बृहस्पति होगा। लाल ग्रह के बारे में तो सभी को पता होगा कि जो लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट है उसे किसे कहते हैं? उसे मंगल ग्रह को कहा जाता है, लाल ग्रह। गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है? तो आप ये सभी को पता है, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, मेथेन गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो ये यूरेनस को कहते हैं, यानी कि अरुण को कहते हैं। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। तो चाहे यूरेनस विकल्प में हो या फिर अरुण हो, आपका सही आंसर होगा लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहते हैं। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो पश्चिम बंगाल होगा। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? यहाँ पर देखिए हर प्रश्न को ध्यान से सुनना है, समझना है और याद करना है। किस ग्रह का घनत्व है जो कि जल से भी कम होता है? तो वो है शनि। शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, देखिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी होती है? तो वो डेसिबल होती है। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से है, ग्रीन मफलर। तो ये ग्रीन मफलर याद रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1985 को हुई थी। याद रखिएगा, जो गंगा एक्शन प्लान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 को हुई थी। जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, यहाँ पर जैव निम्नीकरण प्रदूषक के बारे में पूछा गया है। तो 3-4 पदार्थ रखे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सब्जी एवं फल के छिलके, सड़े गले पदार्थ और कागज, ये सभी क्या है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। अब बात करते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। यहाँ तो अनिम्नीकरण जैव प्रदूषक के बारे में पूछे कि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो उसमें प्लास्टिक आता है, पॉलीथीन, पारा, शीशा जो गलता नहीं, जैसे कि जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के अंतर्गत आता है। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? तो वो वरुण होगा। हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाली गैस कौन सी? यहाँ पर गैस के बारे में पूछा गया है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाली गैस कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। कौन सी दम घोटू गैस भी कहते हैं? यहाँ पर देखिए दम घोटू गैस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है। यहाँ पर देखिए थीम पूछी जाती है। आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर देखा होगा डेली एक थीम से प्रश्न पूछा जा रहा था आपसे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 18, 19, 20, 21 की हम थीम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले 2018 की थीम जान लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? तो ये बीट प्लास्टिक प्रदूषण होगी 2018 की। बात करें 2019-20 की तो आपके सामने है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है? तो बीट वायु प्रदूषण है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के बारे में पूछे तो वो जैव विविधता है। याद रखिएगा, बीट वायु प्रदूषण 2019 की थीम है और जैव विविधता 2020 की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की।
2021 की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली होगा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम। तो 18, 19, 20, 21 की थीम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस के बारे में पूछा जाता है। काफी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। भारत में प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे सुपर टेट में, तो हिमाचल प्रदेश होगा। भारत में प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। और ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सा होगा? तो वो डॉप्सन यूनिट होगा। इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन आपको याद कर लेना है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सा होगा? डॉप्सन यूनिट होगा। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। क्यों हुआ था? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का कारण है। यहाँ पर अम्ल वर्षा का कारण पूछा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल वर्षा का कारण होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही अम्ल वर्षा के कारण होते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या फिर कह सकते हैं क्षरण होना कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकट का तारा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्मॉग या फिर धुंध होता है वो किससे बनता है? तो ये धुएं तथा कोहरे से बनता है, जैसे स्मॉग भी कहते हैं और साधारण भाषा में उसे धुंध भी कहते हैं। लंदन ध्रुव दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए लंदन ध्रुव के बारे में आपसे पूछा जाए कि लंदन ध्रुव कब दिखाई देता है? तो ये शीतकाल में सुबह के समय दिखाई देता है लंदन ध्रुव। ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है? ताजमहल जो है वो पीले होने के कारण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो ताजमहल है वो पीला हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद कर लेना है। पारे से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर रोग से संबंधित प्रश्न भी रखे गए हैं। तो मिनी माता होता है, याद रखिएगा, पारे से मिनी माता रोग होता है। वायु प्रदूषण के सूचक के बारे में पूछा गया है। तो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो लाइकेन होता है। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है। तो ये किसका किया जाता है? DDT का। आपने सुना होगा आपके घर में पहले, अभी तो शायद मिलना मुश्किल होगा, लेकिन पहले घर में DDT रखी जाती थी, जिससे कि घर में छिड़काव होता था उसका, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं फिर मच्छर के लिए। तो यहाँ पर DDT आपको याद रखना है। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है। तो किसका किया जाता है? DDT का किया जाता है। गंगा का जल शुद्ध रहता है। तो ये जीवाणु भोजी के कारण होता है। याद रखिएगा, गंगा का जो जल शुद्ध रहता है वो जीवाणु भोजी के कारण होता है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट। याद रखिएगा, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो ये कौन रोकता है? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, ओजोन परत रोकता है। सीवेज प्रदूषण के सूचक है। देखिए सीवेज प्रदूषक के सूचक के बारे में यदि पूछा जाता है तो ई कोलाई जीवाणु आपका सही आंसर होगा। ई कोलाई जीवाणु ये सीवेज प्रदूषक के सूचक होते हैं। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितने सेकंड में पहुंचता है? ये सूर्य है, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है धरती पर वो कितने समय में आता है ये पूछा गया है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। इंपोर्टेंट है, जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है नई दिल्ली। याद रखिएगा, जहां पर लॉर्ड इवन आए वहां पर नई दिल्ली याद रखिएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का जो नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा वो नई दिल्ली होगा। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा है? तो वह है कन्नूर, जो कि केरल में आता है। याद रखिएगा, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा होगा? कन्नूर होगा। यदि राज्य पूछे तो केरल होगा।
भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा होगा? इंदौर होगा। अभी हाल ही में 5 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होगा, यानी कि 5वीं बार बन चुका है भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। तो याद रखिएगा कितनी बार बन चुका है अभी तक? हाल ही में 5 बार बन चुका है और हाल ही में छक्का लगाने वाला है, यानी कि 6 बार भारत का स्वच्छ शहर बनने वाला है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी होगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा के बारे में पूछे तो कहाँ पर है? कोचीन में है। और यदि राज्य के बारे में पूछे तो कहाँ पर है? केरल में। याद रखिएगा, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन केरल में है। फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है? फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, नोकने संलक्षण, ये फ्लोराइड से होने वाला रोग है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत के क्षरण का जो सर्वप्रथम पता है, ये जोसेफ फोरमैन द्वारा 1985 इंग्लैंड में लगाया गया। पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये शनि को कहते हैं। याद रखिएगा, पीला ग्रह शनि को कहते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं। इस प्रकार के आर होते हैं 3। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, यदि इंग्लिश में पूछे तो आपका रिड्यूस होगा, रिसाइकल होगा और रीयूज़ होगा। हिंदी में कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये आर का मतलब होता है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह होगा वो चंद्रमा होगा। नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट के बारे में पूछा जाए कि इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर देखिए, अब कैडमियम से पूछा गया है। यहाँ पर रोग से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो इसमें इटाई रोग होता है कैडमियम से। याद रखिएगा, ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बना। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन प्रश्न कुछ अलग था, लेकिन उत्तर आपका सेम था। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल कौन सा बना? तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना। कब बना? 16 सितंबर 1987 को। उत्तरी गोलार्ध या फिर कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? यहाँ पर आपसे दिन पूछा गया है, तो वो 21 दिन को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो 22 दिसंबर को होता है। दोनों दिन याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछे यानी कर्क रेखा के बारे में पूछे तो 21 जून होगा, और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा के बारे में पूछे तो 22 दिसंबर होगा। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है, तो ये दक्षिणी ध्रुव को हुआ है। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई थी एमपीटेट, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है कि ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ है? तो ये दक्षिणी ध्रुव को हुआ है। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं? तो ये अमेरिका एवं एशिया है। इंपॉर्टेंट है, अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? इंपॉर्टेंट है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन से है। याद रखिएगा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? तो बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। याद रखिएगा, ल्यूकेमिया का जो कैंसर है ये बेंजीन से होता है।
ल्यूकेमिया का कैंसर, और ये किस में पाया जाता है, जो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सिगरेट के धुएं में बेंजीन पाया जाता है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर रोग होता है। नीली क्रांति संबंधित है, यदि आप सिगरेट के आदी है और सिगरेट यदि आप पीते हैं तो आज उसे छोड़ दें, क्योंकि बहुत हानिकारक होती है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। तो नीली क्रांति के बारे में पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पर है, तो ये मैनचेस्टर में ही, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पर होगा, मैनचेस्टर में होगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, चाहे तो आपको झींगा दे देंगे या फिर प्याज उत्पादन, दोनों ही गुलाबी क्रांति से संबंधित होंगे। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है, वो कौन सी तारीख है जिस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो ये 23 दिसंबर एवं 21 मार्च, याद रखिएगा। सितंबर लिखा हुआ, 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। लाल क्रांति के बारे में पूछे कि लाल क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये टमाटर उत्पादन और मांस से, मांस दे दे या फिर टमाटर दे दे, दोनों ही जो उत्पादन हैं ये किससे संबंधित होंगे, लाल क्रांति से होंगे। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया, कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। कब लागू किया गया, 1997 को लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी, यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम जो अम्ल वर्षा है ये कहाँ पर हुई थी, किस देश में हुई थी, तो ये स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, स्वीडन में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी, काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस गैस के कारण हुई थी, कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, कहाँ पर हुई थी, भोपाल में हुई थी। कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984। कहीं कहीं 4 दिसंबर भी दिया होता है, तो ध्यान रखना है 3 और 4 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मर गए थे। उसमें लगभग जहाँ तक मुझे अंदाजा है 15,000 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर लोग मरे थे। तो ये किस कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक दुर्घटना हुई थी यूरेनियस गैस के कारण। तो याद रखिएगा, चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में जो भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, यूरेनियस गैस के कारण हुई थी। कहाँ पर हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। कब हुई थी, 1986 को हुई थी। याद रखिएगा, सन भी आपको ध्यान में साथ में रखना है। एनिलीन से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर देखिए एनिलीन से कौन सा रोग होता है, तो मूत्राशय का कैंसर होता है एनिलीन से। याद रखिएगा, एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होगी वो कार्बन डाई गैस होगी। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय है, यहाँ पर वलय के बारे में पूछा जाता है, तो वो है 7। शनि ग्रह के चारों ओर 7 चमकदार वलय होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र, यहाँ पर देखिए राष्ट्र पूछा गया है, देश के बारे में पूछा गया है, तो वो चीन और अमेरिका है। याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र है यानी कि देश है वो चीन और अमेरिका होंगे। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। याद रखिएगा, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा होगा, चीन होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था, किसके द्वारा पहचाना गया, तो ये ग्रीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना गया। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, जैसा कि पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, 2 है। कौन कौन से हैं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो फोबस है और डीमोस है। दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, फोबस और डीमोस ये दोनों ही मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़े उपग्रह के बारे में पूछा जाता है, तो वो है टाइटन। याद रखिएगा, शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह होगा वो टाइटन होगा। गोल क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये आलू उत्पादन से है, गोल क्रांति। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा कौन सा है, हाल ही में एमपीटीट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वह है ध्रुव तारा। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक उत्पादन से है, भूरी क्रांति।
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो ये चंद्रमा को कहते हैं, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? तो है लद्दाख का पठार। याद रखिएगा, भारत का सबसे ठंडा पठार लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? देखिए विश्व का पूछा गया, हाल ही में हमने भारत का सबसे ऊंचे पठार के बारे में जाना। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, जो कि चीन में स्थित है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो ये अमावस्या को लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है, और चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। इन अंतरों को आपको पहचानना है और सही आंसर आपको एग्जाम में लगा देना है। विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से। यहाँ पर महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, कहाँ से गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है, तो ये ब्राज़ील से गुजरती है। यहाँ पर विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, तो ये कहाँ से गुजरती है? ब्राज़ील से गुजरती है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है एकांगुआ। याद रखिएगा, एकांगुआ ये विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा होगा? एकांगुआ होगा, जो कि एंडीज पर्वत में स्थित है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पठार, यहाँ पर देखिए विश्व का पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो पामीर का पठार है। अभी हाल ही में हमने भारत के बारे में जाना था, अब विश्व के बारे में पूछा गया है, तो वो पामीर का पठार होगा। भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? तो ये छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बेरेन, जो कि अंडमान द्वीप में स्थित है। बेरेन, जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चंद्रग्रहण हमेशा होता है, तो ये पूर्णिमा की रात को होता है। याद रखिएगा, चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। संसार की छत, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर के पठार को कहते हैं। याद रखिएगा, संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पर देखिए भारतीय के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर जो पहले व्यक्ति थे उनके बारे में पूछा गया है, यानी कि विश्व में पूछा गया है। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले भारतीय के बारे में पूछे, पहले भारतीय के बारे में, तो राकेश शर्मा थे। कब, यानी कि सन पूछे तो 2 अप्रैल 1984 होगा। और यहाँ पर विश्व में चंद्रमा पर पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 21 जुलाई 1969 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय पूछे तो राकेश शर्मा होगा, और विश्व में पूछे या फिर डायरेक्ट आपसे पूछे कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को रखा था। देखिए, जो ग्रह होते हैं उसमें 2 तरह के ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये पूछा गया था इम्पोर्टेंट में, आंतरिक ग्रह के बारे में पूछा गया था। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और जो बाह्य ग्रह है वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, ये जो 4 ग्रह है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से आंतरिक ग्रह है और कौन से बाह्य ग्रह है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अपसौर और उपसौर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जो अपसौर है ये सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को कहते हैं, और जो उपसौर है ये सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। यदि अपसौर के बारे में पूछे, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी के बारे में पूछे कि जो घटना है ये कब होती है, तो ये 4 जुलाई को होती हैं। और उपसौर, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की जो घटना होती है ये कब होती हैं, तो ये 3 जनवरी को होती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ये किसमें किया जाता है? तो ये सिस्मोलॉजी में किया जाता है भूकंप का अध्ययन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? देखिए, हाल ही में हमने जाना कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक होंगे।
ओजोन परत पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया है एमपीटेट में, ओजोन परत जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ। अभी हमने बताया कि भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक रेगिस्तान किरणों को अवशोषित करता है। सभी को पता है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरण है वो पराबैंगनी किरण है जिसको अवशोषित करता है। यहाँ पर देखिए रबी की फसल और खरीफ की फसल, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी फसलें कब काटी जाती है, कौन कौन सी होती है, कब बुआई जाती है, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि रबी की फसल के बारे में हम जानें तो इसको कब ये बुआई कब जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको बोया जाता है। और काटते कब हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर को इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल को इसको काटा जाता है। और रबी के फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गेहूं, जौ, चना, टमाटर, अलसी, आलू, मसूर और सरसों, ये सभी रबी की फसल है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये इनकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, आलू, मसूर और सरसों की, और सभी की सभी रबी की फसलें हैं। भूकंप मापने की इकाई क्या है, यहाँ पर देखिए भूकंप मापने की इकाई के बारे में पूछा गया है, तो वो रिएक्टर स्केल होगा। खरीफ की फसल है, यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में हमने रबी की फसल के बारे में जाना, आपको खरीफ की फसल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसकी बुआई, कटाई और खरीफ फसल कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इसकी जो बुआई होती है ये जून जुलाई में होती है, और कटाई की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में होती है। देखिए जो खरीफ की फसल की जब कटाई होती है उसके बाद ही रबी की फसल को बोया जाता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, यानी कि खरीफ की फसल को जब काट लिया जाता है उसके बाद ही रबी की फसल को बोया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। और खरीफ फसल कौन कौन सी होती है, सोयाबीन, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। बुआई, कटाई और कौन कौन सी फसल खरीफ की फसल है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्र में उठने वाली भूकंप लहरें कौन सी है, तो वह है सुनामी। समुद्र में उठने वाली जो भूकंप लहरें उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। हरित यानी कि सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का जो संबंध होगा वो किससे होगा, खाद्यान्न उत्पादन से होगा। बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो ये 1966-67 में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन। यहाँ पर देखिए अब जनक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होंगे, तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग होंगे। काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। यदि भारत में पूछे, जैसा कि यहाँ पर विश्व में पूछा गया है, आपसे भारत में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। भारत में स्वामीनाथन होंगे और विश्व में बोरलॉग होंगे। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, तो गेहूं की फसल पर। याद रखिएगा हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा वो गेहूं की फसल पर पड़ेगा। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो हिमालय पर्वत और गुजरात है। याद रखिएगा भारत में जो सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र होगा वो हिमालय पर्वत और गुजरात होगा। रिएक्टर मापन पर अंकित अंक जो होते हैं वो कितने से कितने होते हैं, तो 0 से 9 होते हैं। याद रखिएगा रिएक्टर मापन पर जो अंकित अंक होते हैं वो 0 से 9 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको 130 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न और आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं यहाँ पर। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, तो वो है जापान। ये भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, एमपीटेट एग्जाम में। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा होगा, तो वो जापान होगा। तो आज के जो प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको सबसे पहले, यानी कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।